एयर कमोडोर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, इस वक्त हम जानते हैं सबसे बड़ी खबर ये भी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब से गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की संडे को। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान बहुत अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, पैगाम रसानी का, मीडिएटर का, सालसी का। आपकी नज़र में सर क्या डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को कोई एग्जिट स्ट्रेटजी मिलेगी, या ईरान का जो जज्बा शहादतों के बाद बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से उनका मिसाइल सिस्टम दुनिया को हिला रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश दुनिया की इकोनॉमी को हिला रही है, आप समझते हैं कि ईरान लड़ता रहेगा और वही फातेह करार पाएगा, या फिर सुपर पावर को एग्जिट स्ट्रेटजी मिलेगी और किसी तरीके से वो अपनी फतह डिक्लेयर करेंगे? खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया तलहा साहब, आपने इन्वाइट किया। देखिए, दुनिया में जब भी कोई जंग शुरू की जाती है, खास तौर पर जो ऑफेंस लॉन्च करता है, इस सूरत में अमेरिका और इजराइल, तो उनके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सरप्राइज का एलिमेंट होता है, टाइमिंग उनकी मर्जी की होती है, टारगेटिंग उनकी मर्जी की होती है, ड्यूरेशन उनकी मर्जी की होती है, शॉक एंड सरप्राइज इफेक्ट उनके पास होता है। इतने सारे एडवांटेजेस और भी सुपर पावर के पास हों, और एक ईरान जैसा मुल्क जो 47 साल से सैंक्शंस में है, मिलिट्री हार्डवेयर है कोई नहीं, तेल अपना वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, दुनिया के तेल में सिर्फ 4% उसका हिस्सा रह गया था सैंक्शन की वजह से, उस पर हमला किया जाता है। इतने सारे इनिशिएटिव होने के बावजूद अगर आपकी आउटकम क्लियर नहीं है, यानी वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, तो ये बहुत फॉल्टी है। और मैं आज नहीं कह रहा, मैं 25 दिन हो गए कह रहा। पहले दिन जब उन्होंने स्ट्राइक किया था और अपनी तकरीर में कहा था कि ईरान के लोग बाहर निकल के कब्जा कर ले, तो मैं हैरान था कि कैसे आप जिस मुल्क के लोगों पर बमबारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो आपकी जीत की रेसिपी है बीच में। यानी आप हमला भी उन्हीं पे कर रहे हैं और उन्हीं से कहते हो मेरी मदद करो ताकि मैं जीत जाऊं। ये फॉल्ट पहला था। दूसरे दिन 49 लीडर्स को शहीद किया गया, ये दूसरी बड़ी गलती थी और नॉन स्टार्टर था। तीसरी बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं कि उनको टारगेटिंग ही नहीं पता। मुसल्लहबाज दुनिया की कोई भी हो, वो लड़ नहीं सकती जब तक उसको वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं पता। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से ये तवक्को कर रहा था एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पावर, वो पहले दिन आके अपनी एक वजह बताएंगे, सही या गलत तो दुनिया या तारीख बाद में फैसला करेगी। नंबर 2, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, मैं इस तरह करूंगा। नंबर 3, एग्जिट प्लान या वॉर ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि जब मैं ये हासिल कर लूंगा तो मैं सीज फायर करूंगा। सारे गवाह हैं, हम 25 दिन से हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर गोल पोस्ट चेंज होते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर अब अमेरिका को नहीं समझ आ रही कि एंटर होना एक और चीज है, एग्जिट बिल्कुल और चीज है। तला साहब, जब आप जंग में एंटर होते हैं वो आपकी चॉइस होती है, अगर आप ऑफेंस करते हैं। एग्जिट डिपेंडेंट हो जाता है आपके दुश्मन के रिस्पांस के ऊपर, और एग्जैक्टली यही हुआ। और मैं आज नहीं कह रहा, मैं 25 दिन से कह रहा हूं कि अब एग्जिट तो ईरान की मर्जी शामिल के बगैर नहीं होगा। हाँ, ईरान की मर्जी खुदा ना खासा उस वक्त शामिल ना होती अगर अमेरिका जबरदस्त हावी होता, खुदा ना खासा इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डिफीट हो जाती ईरान को कि वो मिन्नतें करता कि जनाब मेरी जान छोड़ दें, जहां दस्तखत करवाने कर लें, जो एग्रीमेंट करना है, जो यहां से ले जाना है। वो तो हुआ नहीं और वो होना भी नहीं था। 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां मुख्तलिफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को रिपोर्ट करती हैं ग्लोबली। 18 की इनपुट क्या थी वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं हैरान ये हूं कि एक वॉर की आउटकम कैलकुलेट नहीं कर पाए ऐसे मुल्क से जिसकी रेजिलियंस को केटर किया जाना चाहिए था। दैट मीन्स इस जंगें नहीं लड़ी जाती सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर वेपन से। हमने मई में सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से नहीं लड़ी थी, जहाजों से सिर्फ नहीं लड़ी थी। जहाज हमारे तो 1/3 थे इंडिया के मुकाबले में। एक चीज ज्यादा थी, हौसला और रिजॉल्व ज्यादा था, वो जरूर जेन में रखा। ईरानी ने तो 10 साल इराक के साथ जंग लड़ी है और हजारों साल की उनकी तारीख है, ये किसी को बताना चाहिए था उनको, अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक अब वो कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि वो एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्रेडिबल मुल्क कौन सा है जो एग्जिट स्ट्रैटेजी देने को तैयार हो? रूस नहीं देना चाहता, वो बेनिफिशियरी है, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चाइना नहीं देना चाहता, वो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है इसका, वो नहीं दे रहा आपको। बहुत सारे ग्लोबल मुल्क आपसे नाराज किए हुए हैं। नेटो नाराज कर दिया, कनाडा को नाराज कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया। तो कौन इनकी मदद करे आकर? ये इस वक्त पाकिस्तान काम आ सके तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड भी होगा और हम बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स। कमोडोर साहब, ब्रीफली आपकी नजर में जंग कौन जीतेगा? देखिए, जंग जीतने की मैं क्राइटेरिया पहले क्लियर कर दूं, फिर आप फैसला कर लें। अमेरिका ने वॉर ट्रॉफी अपने लोगों को और ग्लोबली दुनिया को दिखानी है, जंग पॉजिटिवली जीत के दिखानी है। इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। ईरान ने जीतना है सिर्फ ना हार के, यानी ईरान अगर हारे ना, यानी सस्टेन करता रहे, तो हम जैसे एनालिस्ट सब कहेंगे कि ईरान जीत गया। ईरान के पास कोई वॉर ट्रॉफी दिखाने को ना पहले हम तवक्को कर रहे थे, ना अभी तवक्को कर रहे हैं कि वो जीत के अमेरिका को नेस्तो नबूद कर देगा, उनका हशर कर देगा। कुछ नहीं होगा। ईरान ने सस्टेन करना है, 1 महीना ऑलमोस्ट कर लिया उसने। ईरान ने इसी तरह सस्टेन करना है और प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करते रहना है अमेरिका पर, इजराइल पर, और जहां जहां जाहिर है अमेरिका की इंटरेस्ट है, जिसको ईरान लेजिटिमेट समझता है, खास तौर पर
وار فائٹنگ جو ایفرٹ جنریشن کرتا ہے جہاں سے بھی امریکہ، ایران اس کو لیجٹمیٹ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہاں سے اس کے خلاف حملے ہو رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں بھی ہٹ بیک کرنے کی میری جسٹیفیکیشن ہے. تو فیصلہ یہ کرے گا کہ کون سسٹین کر پاتا ہے. سسٹین ابھی تک تو ایران کا. انجینئر صاحب سیم کویسچن ٹورڈز یو، کون جیتے گا یہ جنگ دنیا کو کس طرف لے جا رہی ہے آپ کی نظر میں انجینئر راجہ کمرال اسلام صاحب؟ دیکھیں یہ جنگ کے چونکہ بہت سے کمپوننٹس بن گئے ہیں، اب یہ ایک قسم کی جسے کہتے ہیں کہ بکھر گئی ہے، جس کا ایک پیور فوجی کمپوننٹ ہوتا ہے پیورلی، جس میں ایئر فورس ہے، جس میں نیوی ہے، جس میں جہازوں کی تباہی ہے، جس میں نمبر آف سارٹیز ہیں کہ کتنی کس نے کی. تو ظاہر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تو جیسے کموڈور صاحب نے کہا کہ بظاہر فگرز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور اسرائیل کے حق میں جاتے ہیں، لیکن ایک فگر بڑا اسٹانشنگ ہے اس میں، اور وہ فگر ہے زخمیوں کا، یعنی انجرڈ پیپل کا. اگر دیکھیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ جو کیجویلٹیز ہیں اس میں بھی زیادہ ہیں، سیولینز ہی ہیں زیادہ، اور زخمیوں میں بھی. لیکن جو سیکنڈ نمبر آف انجریز ہیں پیپل کی وہ اسرائیل کی ہیں. تو آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں وہاں کے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بالکل ہم تو بالکل بم پروف ہیں، ہم تو بالکل میزائل پروف ہیں. تو وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں جو ابھی فگرز دیے ہیں سب اپنا میڈیا نے بھی اور پروبیبلی ریڈ کراس اور ان کے، تو سیکنڈ انجری کے فگرز وہ ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک ایران یعنی سرنڈر نہیں کرتا، سرنڈر سے مطلب ہے کہ دست بستہ معافی مانگ کے اور کہے جی کہ ہم سب کچھ آپ کی مانتے ہیں جنگ، تو تب تک ایران فاتح ہے، یعنی جب تک سرنڈر نہیں کرتا. باقی یہ چیزیں جب وار اس حالت میں چلی جائے اور اتنی ڈسپروپورشنیٹ ہو عسکری لحاظ سے، تو پھر باقی تو اس کے علاوہ تو کوئی نہ فتح ہوتی ہے نہ شکست ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ابھی جیسے کمانڈر صاحب کہہ رہے تھے، بالکل پریزیڈنٹ کلنٹن ان کے پاس ٹرمپ کے پاس نہیں تھا ٹارگٹس، نہیں تھا وار آبجیکٹو نہیں تھا، لیکن جو آبجیکٹو تھا وہ غیر حقیقی تھا. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ تھا نہیں، یعنی وہ غیر حقیقی تھا. آپ نیشنل جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں اس کو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روبوٹس ہیں کہ آپ ان کو آرڈر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یعنی اس اپوزیشن نے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے حملہ کیا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی جو اپوزیشن، جو بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے پوری دنیا نے دیکھا، اور الزام یہ تھا اور ایران کی حکومت پر کہ انہوں نے بہت بروٹلی ان کو کرش کیا. تو وہ تو اس ایزمپشن پہ آئے تھے، اور اس اپوزیشن کے آج جذبات دیکھیں، ان لوگوں کے نیشن کے آج جذبات دیکھیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. یعنی وہ آبجیکٹیو بھی ان کے پاس تھے، ٹارگٹس بھی تھے، لیکن وہ غیر حقیقی تھے. وہ اس دنیا کے اور بالخصوص جو اسلامک ایک مسلمانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل غیر حقیقی تھے.